लास्ट क्लास में कुछ एंथैल्पीज हमने कर ली थी, कुछ बकाया थी, और चलते चलते मैंने कहा था एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, लैटिस एंथैल्पी, ये सब अभी कराना है। तो अब आता है मेरे पास एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। इट इज जब एक मोल किसी कंपाउंड का फुली डिसॉल्व हो जाता है किसी सॉल्वेंट में, तो उसमें इन्वॉल्व एनर्जी को कहते हैं, चाहे वो रिलीज्ड है चाहे वो एब्जॉर्ब्ड है, उसको क्या कहते हैं? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। इसके लिए मैं कोई कमेंट नहीं कर रही अभी, ऑलवेज पॉजिटिव कि ऑलवेज नेगेटिव। नो, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। कुछ चीजें हैं जो आप टेस्ट ट्यूब में वाटर के अंदर डालेंगे तो टेस्ट ट्यूब बाहर से ठंडी हो जाएगी। कुछ चीजें ऐसी भी हैं आप टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, डिसॉल्व होते ही हीट रिलीज होगी और टेस्ट ट्यूब बाहर से गर्म हो जाएगी। तो इट इज बोथ, डेल्टा एच प्लस भी हो सकता है, डेल्टा एच माइनस भी हो सकता है। सो फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपके पास एनहाइड्रस व्हाइट कलर का कॉपर सल्फेट पाउडर लिया विच इज एनहाइड्रस, और उसको अगर वाटर दिया एक्सेस सॉल्वेंट के तौर पे, सॉल्वेंट होता है कम से कम 100 गुना 1000 गुना लेते हैं। अगर आपने सोल्यूट लिया है एक चुटकी भर या कह लूं मैं 1 ml, तो सॉल्वेंट आप देखोगे 20 ml 25 ml होता है, तो कई गुना होता है, 10 गुना से तो हमेशा ही ऊपर होता है। तो सॉल्वेंट लिया मतलब एक्सेस, एक्सेस को मैं यहां पर वाटर की जगह AQ भी लिख सकती थी, दैट इज एक्वस। अब अगर कहीं पर सिर्फ AQ लिखा मिले मतलब वाटर प्लेंटी है, बैलेंसिंग नहीं कर सकते आप, उसकी जरूरत नहीं है। उसमें क्या होगा? कॉपर सल्फेट में पूरा का पूरा किस में डिसॉल्व हो गया? वाटर में ब्लू कलर की सॉल्यूशन आ गई, तो कंप्लीट डिसोल्यूशन। अगर कोई एनहाइड्रस सॉल्ट आप लेते हैं तो हमेशा एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगी? रिलीज्ड। ये हमेशा एनर्जी रिलीज करेगा, टेस्ट ट्यूब बाहर से क्या होगी? गर्म। और अगर आपने एनहाइड्रस के बजाय क्या लिया? हाइड्रस कह लो या हाइड्रेटेड कह लो, एक ही बात है। अगर आपने लिया हाइड्रस सॉल्ट कोई भी, इट कैन बी रस्ट ऑल्सो, रस्ट में भी .XH2O होता है, कोई भी हाइड्रस सॉल्ट लिया, उसको आपने वाटर में डाला, अगेन ये AQ वाला वाटर है मतलब नो कंट्रोल, एक्सेस, तो उससे क्या बनेगा? अगेन कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन। दोनों की फाइनल स्टेट तो सेम है बट दोनों की इनिशियल स्टेट सेम नहीं है। तो कोई कह सकता है इसकी एंथैल्पी सेम होंगी? ना जी, एंथैल्पी डिपेंड्स ऑन स्टेट। सो व्हाट, फाइनल स्टेट सेम है, मतलब अलग है इनिशियल, तो रूट अलग आया होगा, डेल्टा एच अलग होगा, तो इनिशियल स्टेट डिफरेंट है, इसलिए दोनों की एंथैल्पी तो डिफरेंट होगी। बट यहां एंथैल्पी डिफरेंट की तो मैं बात ही नहीं कर रही, इसकी एंथैल्पी इज पॉजिटिव। यानी कॉपर सल्फेट, सोच के देखो, जब वाटर में गया होगा पहले तो यही बना होगा कुछ सेकंड को, इससे इस स्टेप में आने में क्या हुआ होगा वो मैं बाद में सोचूं, लेकिन इससे इस स्टेप में आने में तो वही रिक्वायर्ड थी एनर्जी। तो इसको रिलीज कहां हुई होगी? पक्का यहां रिलीज इसी स्टेप में हुई होगी, और इतनी ज्यादा रिलीज हुई होगी कि ओवरऑल नेगेटिव हो गया। खैर, इस पे ही आज क्वेश्चंस करने हैं। बट एक चीज, अभी जो मैंने रिलीज का हिसाब बताया वो मत करो, वो एक क्वेश्चन के थ्रू लूंगी, बट ये समझ आ गया, जब भी एनहाइड्रस सॉल्ट होगा एंथैल्पी इज रिलीज्ड सॉल्यूशन की, जब भी हाइड्रस सॉल्ट होगा एंथैल्पी इज रिक्वायर्ड, और इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्लास 12th के पहले ही चैप्टर में फर्स्ट डे ही बात होगी। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन के बारे में क्या कह सकते हो? इज इट ऑलवेज पॉजिटिव? इट इज ऑलवेज नेगेटिव? नो कमेंट। आपको सिचुएशन रिएक्शन की कैटेगरी के हिसाब से बताना होगा। यानी ज्यादातर जगह आप देखोगे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज नेगेटिव, लेकिन कहां पॉजिटिव है? अभी मैं ऊपर ही बता के आई कहां पॉजिटिव है। अगर आपने ले लिए हाइड्रस सॉल्ट, अगर आपने ले लिए हाइड्रेटेड सॉल्ट, या ऐसे सॉल्ट्स जिनकी हाइड्रेटेड फॉर्म बनती ही नहीं है, जैसे NaCl, KCl, KNO3, NaNO3, ये सारे आयोनिक सब्सटेंसेस ऐसे थे जिनका हाइड्रेटेड सॉल्ट बनता ही नहीं है। तो जिनका हाइड्रेटेड सॉल्ट नहीं बनता और जो हाइड्रेटेड सॉल्ट है खुद, उन सब की एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगी? पॉजिटिव। दिस इज वेरी डीप डिटेल, ये NCERT से बाहर की चीजें हैं, बट ये आपको दोनों साल कभी भी सामने आ जाएंगे। तो किसी एक चैप्टर में लिस्ट होनी चाहिए कि कल को 12th में कहीं आया तो आप पलट के देख सको, थर्मोडायनेमिक्स में हमें लिखवाया गया था, राइट? ये काफी डीप है और काफी दूर तक जाएगा। हाइड्रेटेड सॉल्ट्स के लिए, अब अगर मैं देखूं हाइड्रेटेड सॉल्ट्स के लिए मैंने क्या बोला है, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स के लिए भी पॉजिटिव ही होगी। तो अगला जो यहां पर मैं लिखना चाह रही हूं, दिस हाइड्रेटेड सॉल्ट के लिए भी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगी? पॉजिटिव।
तो ये देख के अब मैं कह सकती हूँ इसकी एंथैल्पी गेस कर सकती हूँ क्या होगी, पॉजिटिव। क्यों? NaCl हाइड्रेट नहीं बनाता। ऐसे सॉल्ट्स जिनका हाइड्रेट बनता ही नहीं है उनकी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है, पॉजिटिव। ये चीजें जितनी बार इस्तेमाल होंगी उतनी बार याद होंगी, लिटिल डिफिकल्ट टू रिमेंबर अदरवाइज। तो डोंट क्रैम, वाया क्वेश्चन ये आपके सामने आता रहेगा। अगेन आज भी मैं वो लिस्ट लिखवा रही हूं जो आज क्वेश्चन में आप गलती करोगे, और कुछ नहीं करवा रही। तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन हो गया। इसके बाद आता है मेरे पास एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन के बाद एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ये मेरे को थर्मो में तो चाहिए ही चाहिए, ये मेरे को रेडॉक्स में चाहिए, क्लास 12th के इलेक्ट्रो में चाहिए, जेई और नीट के एस ब्लॉक में चाहिए, जेई और नीट के पी ब्लॉक में चाहिए। 5 चैप्टर में आएगा, 5 बार बात करूंगी, ठीक है। तो आज पहली बार एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस में क्या फर्क होता है, पहले ये सोचते हैं। हाइड्रोलिसिस होता है जब वाटर मॉलिक्यूल के बॉन्ड टूटे, रिएक्टेंट से रिएक्ट करे और कुछ नया बनाए, उसको कहते हैं रिएक्शन होना। जहां वाटर मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है उस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रोलिसिस। और जहां वाटर मॉलिक्यूल के बॉन्ड नहीं टूटते, रिएक्ट नहीं करता, बस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसकी वजह से किसी से जुड़ जाता है, उसको कहते हैं हाइड्रेशन। कोई भी और फोर्सेस, आई एम जस्ट गिविंग यू लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोलिसिस में क्या होगा बच्चों, वाटर टूट के नए बॉन्ड बनाता है। हाइड्रेशन में क्या होगा, वाटर जिंदा रहता है, इंटैक्ट रहता है, अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता है। सो अब जैसे अगर आज के मौसम में आप एक क्रिस्प चीज, जैसे एक क्रिस्प कुकी को आप बाहर रख दीजिए एक 1.5 घंटे के लिए, बहुत ढीली पड़ जाएगी वो, जिसे हम कहते हैं सिल जाएगी, उसमें वाटर ऑफ हाइड्रेशन चला गया। वाटर टूट के बॉन्ड नहीं बनाया कुकी के अंदर, कुछ और नहीं बना दिया उसने, तो दैट इज हाइड्रेशन। सो NaCl इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठंडे से ठंडे पानी में भी ये डिसॉल्व हो जाता है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, Na+। अब आपने वाटर, क्योंकि आप क्या बात कर रहे हो, अभी तो हाइड्रेशन की बात कर रहे हो, तो वाटर तो खुला है। हाइड्रोलिसिस की बात कर रही होती तो मेरे को पता लगता एक वाटर रिएक्ट किया कि 2 और मैं बैलेंसिंग करती। हाइड्रेशन का मतलब तो है वाटर के खूब सारे मॉलिक्यूल्स हैं, एक्वस, एक्सेस ऑफ वाटर। इस वाटर ने Na+ को क्या किया, आप सोच के देखिए, शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं, आयंस कैनॉट एग्जिस्ट इन नेचर इंडिपेंडेंटली। Na+ और Cl- हवा में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। Na अपना एक इलेक्ट्रॉन तब कंप्लीटली लूज करता है जब सामने उसको कोई Cl, Br, I या कोई ऑक्सीजन कुछ दिख रहा होता है कि मेरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, नेचर में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इवन फॉर अ मिनट कर सकता होता तो मैंने उसे आइसोलेट करके कुछ तो कर रखा होता, फ्रीज कर देते, कुछ अरेस्ट कर देते, कुछ तो कर लेते, बट नहीं करता। लेकिन वाटर में जाते ही Na+ और Cl- अलग अलग, और इलेक्ट्रोलिसिस हो जाता है, करंट पास हो जाता है। वी ऑल नो भाई कैसे, जब हम एक तरफ कहते हैं चार्ज स्पीशीज एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, फिर वाटर में चार्ज स्पीशीज क्या है, कैसे एग्जिस्ट कर रही है। समथिंग वाटर इज डूइंग, कुछ तो ऐसा वाटर कर रहा है जो Na+ को ये भुलाए बैठा है कि बेटा तेरे पे प्लस चार्ज है। Cl-, F-, NO3-, सल्फेट 2- को भुलाए बैठा है कि तुम सर पे इतना तगड़ा नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज लिए बैठे हो। वाटर इज सच अ पावरफुल थिंग, दैट इज वाई चोजन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्या कर रखा है वाटर ने, लेट्स चेक। जैसे ही Na+ बना होगा, F- बना होगा, सल्फेट 2- बना होगा, नाइट्रेट नेगेटिव, एनी आयन, जो ये 5 चैप्टर हैं बस आयन के नाम ही बदलती जाऊंगी, उसके साथ क्या होता है, बीच में व्हाइट कलर का सोडियम दिख रहा है, पॉजिटिव चार्ज मतलब सोडियम आयन। इस सोडियम पॉजिटिव आयन को वाटर क्या कहता है, यू जस्ट प्लीज स्टे, आई विल टेक केयर ऑफ योर पॉजिटिव चार्ज। यू आर बॉदर्ड अबाउट पॉजिटिव चार्ज, यस, आई डोंट वांट टू एग्जिस्ट एज पॉजिटिव। तो वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है, अपने नेगेटिव एंड से, वाटर के पास नेगेटिव एंड कौन सा है, ऑक्सीजन, और ठीक ठाक पोलर ही हम जानते हैं, पार्शियल नेगेटिव चार्ज काफी ज्यादा है। तो ये आयन जो था सोडियम, इसके साथ इस ऑक्सीजन का पार्शियल नेगेटिव, कोई ट्रू बॉन्ड तो नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन लेना देना तो नहीं हुआ। और ये हम थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, वैन डर वाल्स फोर्स क्या होते हैं, 2 नॉन बॉन्डेड एटम्स के बीच किसी भी तरह के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बोलते हैं भाई वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, और उनको किस नाम से जाना जाता है, वैन डर वाल्स फोर्सेस। तो एक लेयर चारों तरफ आ गई सोडियम के पॉजिटिव चार्ज को, ऑक्सीजन का पार्शियल नेगेटिव चार्ज आके कवर करता। पार्शियल नेगेटिव मतलब बहुत कम,
तो एक लेयर से काम नहीं चलता, मल्टी लेयर वाटर आएगा और इस सोडियम को घेरना शुरू करेगा, ऊपर से भी, इधर से भी, साइड से भी। तो अगर आप बाहर से देखेंगे इतना सा सोडियम इज नाउ अ कंप्लीट बड़ी सी बॉल। अगर इस सोडियम को मूव करना है, करेगा इलेक्ट्रिसिटी लगाने पे। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, सोडियम विल मूव टुवर्ड्स रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड। कौन सी इलेक्ट्रोड पे जाता है? कैथोड। कैथोड कौन सी होती है? पता था, बस इस लाइन को आज बाद दोबारा मत बोलना, कैथोड नेगेटिव चार्ज होती है। यू आर नॉट रॉन्ग बट यू आर नॉट करेक्ट ऑल्सो, राइट। चलिए बाद में बात करेंगे। ये जाएगा कैथोड पे, नो चार्ज, अभी चार्ज को कमेंट नहीं करते, कैथोड पे। कैथोड पे जाने के चक्कर में इसको कितना भार लेके चलना पड़ेगा, ड्रैग करना पड़ेगा सारे वाटर मॉलिक्यूल को। तो रेडॉक्स में या 12th के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, इसकी आयोनिक मोबिलिटी बहुत वीक होती है Na पॉजिटिव की। क्यों भाई? इसको कितने हजारों मॉलिक्यूल वाटर साथ लेके ड्रैग करके चलना पड़ रहा है अपनी रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, दैट इज कैथोड पे। तो आयोनिक मोबिलिटी टॉपिक आएगा, बहुत कुछ आएगा, हर जगह मैं लाऊंगी कि थर्मो में बच्चों तुमको हाइड्रेशन पढ़ाया था, चलो दोबारा बात करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन, घेर लेना आयंस को वाटर के मॉलिक्यूल्स के एफर्ट से मल्टी लेयर, क्योंकि कोई ट्रू बॉन्ड फॉर्मेशन तो है नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन की गिनती तो है नहीं, यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। किस किस के बीच? एक आयन के बीच, और दूसरी चीज क्या है? पोलर मॉलिक्यूल। तो क्या मैं इस वैन डर वाल फोर्स को अगर नाम देना चाहूं तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन कह सकती हूं? आयन डाइपोल कह सकती हूं बच्चों, ऑल ऑफ यू? इट इज आयन डाइपोल अट्रैक्शन या आयन डाइपोल इंटरेक्शन। भाई जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है तब एनर्जी का क्या होता है? कंज्यूम और लिबरेटेड? ऑलवेज लिबरेटेड। कितने सारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थे, तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन इज ऑलवेज ऑलवेज नेगेटिव। कहीं ना कहीं इसमें लिखा मिल जाएगा, यस, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन इज ऑलवेज नेगेटिव, वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, दैट्स व्हाई रिलीज्ड इज कंसिडरेबल। तो ये मैंने आपको बताना चाहा, यही फ्लोराइड के साथ लास्ट क्लास में किया था, जहां हमने बात करी थी कि इसकी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन HF की 57 से ज्यादा मिली थी, लगभग 68 मिली थी। क्यों? जो फ्लोराइड बन गया वो इतना हैवी हाइड्रेट हुआ, सबसे छोटा पावरफुल चार्ज। अगर सोडियम पे 500 वाटर मॉलिक्यूल आए होंगे तो फ्लोराइड पे कम से कम 2000 आए होंगे, इतना पावरफुल हाइड्रेशन होगा। तो एनर्जी बहुत कंसिडरेबली हाई अमाउंट में रिलीज हुई, जो ऐड होगी, और हमने सोचा न्यूट्रलाइजेशन की वजह से ऐड हो रही है, नहीं। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रेशन। 5 चैप्टर गिनवाए हैं, बार बार आएगा, बार बार इस्तेमाल करेंगे। 12th में तो हर दूसरे तीसरे चैप्टर में मिल जाएगा हाइड्रेशन। क्लियर? इट्स अ वेरी गुड फिनोमिना। क्लियर है सबको? आगे चल सकते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो मैंने अब तक 2 करी, रिलेटेड सी, सॉल्यूशन और हाइड्रेशन। आखिरी लैटिस एंथैल्पी। इस लैटिस होता है किसी भी सब्सटेंस का जो सॉलिड, क्रिस्टल्स, नॉट सब्सटेंस, आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिस्टल, किसी भी क्रिस्टल का जो 3 डायमेंशनल पैटर्न होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। इट कैन बी आयंस लाइक NaCl, बड़ा सॉलिड होता है, आप घर पे तोड़ नहीं सकते उसको। तो ये जो मैं आयोनिक सब्सटेंस, आयोनिक सॉलिड की बात कर रही हूं, उसके अंदर किनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहे होंगे? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस हैं। तो जितने भी लैटिस आपके सामने मिलते हैं, डायमंड इज ऑल्सो अ लैटिस, सिलिकेट्स, मिट्टी, सिलिका, दैट इज ऑल्सो अ लैटिस। जो भी लैटिसेस मिलते हैं आपको आगे आगे मिलेंगे। 1 mole of lattice बनने में, when 1 mole of lattice is formed from its constituent ions, कॉन्स्टिट्यूएंट आयन से कोई चीज बन रही है तो उसको लैटिस एंथैल्पी बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से कोई चीज बन रही है तो उसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। मैं वो डिफरेंस भी लाऊंगी। तो 1 मोल लैटिस बना तो एनर्जी रिलीज ही होगी। क्यों भाई? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बनने में तो। लेकिन अगर 1 मोल लैटिस को तोड़ना पड़ा उतनी ही एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो कैन आई से 1 मोल ऑफ लैटिस इज फॉर्म्ड, एनर्जी इज रिलीज्ड x amount of same mole, if lattice is broken down, या if I am breaking that lattice, same amount x amount of energy will be consumed, right? तो यही मैंने यहां लिखने की कोशिश की है। तो लास्ट क्लास में मैं NaCl ऐसे बना रही थी, इसको क्या बोलती? अगर ये Na सॉलिड, क्लोरीन गैशियस, तो इसको मैं क्या बोलती? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। लेकिन आज मैं कह रही हूं ये, इसको क्या बोलते हैं? लैटिस एंथैल्पी। बाय चांस लैटिस एंथैल्पी क्या कि अक्सर आप डेल्टा लगा नहीं देखोगे, इसकी डेफिनेशन में ही आ गया, क्योंकि U
अक्सर आपको U मिलेगा। ये हाइड्रेशन और लैटिस इतना लंबा जाने वाला है ना, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल में, इसका आगे डेल्टा नहीं लगाया हमने, U लगाया। लैटिस एंथैल्पी का मतलब है U। इट इज सर्टेनली दैट, जैसे मैं कहूं स्टेट फंक्शन है, सब कुछ है, बट डेल्टा नहीं लगा मिलेगा, तो डोंट ऑब्जेक्ट इट। अब यहां पर मैं ये कह सकती हूं लैटिस एंथैल्पी इज रिलीज्ड ऑलवेज, कीपिंग दिस डेफिनेशन इन माइंड। कहीं कोई ये ना कह दे हम तो 1 मोल लैटिस तोड़ रहे थे मैम। जब तोड़ोगे तो कंज्यूम होगी, बट जब बनेगा अट्रैक्शन फोर्सेस होंगे तो क्या होगी, रिलीज। तो क्या अब मेरे को ये पता चल गई बात, क्या मेरे से कोई ये पूछे तो मैं ये कह सकती हूं कि मोर रिलीज्ड, किसके बारे में बात हो रही है, जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है मतलब उतने ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है, मेजर तो वही है, तो उतना ही वो लैटिस स्टेबल है, उतना ही उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, उतना ही वो हार्ड होगा, उतना ही वो स्टेबल होगा। कह सकती हूँ ये बात। मोर द लैटिस एंथैल्पी मीन्स व्हाट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। तो ये स्कूल पेपर्स के क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। लैटिस एंथैल्पी इज मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ क्रिस्टल। यस, जितनी ज्यादा लैटिस एंथैल्पी है उतने फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हैं। यहां तक क्लियर, ऑल ऑफ यू नोटेड। अब अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, चलते फिरते 1 मार्कर क्वेश्चन ऐसे ही आपको टेस्ट में मिलते हैं। लास्ट क्लास का टेस्ट वाज ह्यूजली इंपॉर्टेंट फॉर योर चैप्टर टेस्ट, बड़ा बेसिक तगड़ा किया उसमें एंथैल्पी का। लास्ट क्लास का टेस्ट इजी गोइंग नहीं था, बहुत माइन्यूट चीजें थी, उसको हमेशा ध्यान रखिएगा। किसका लैटिस अच्छा, ए का कि बी का स्ट्रांग, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, बी। बस भूलना नहीं इस बात को, क्योंकि इसमें रिलीज्ड लैटिस एंथैल्पी इज मोर। क्लियर सबको। सो अब आपके पास पूरा प्रोसेस समझते हैं बच्चों। ये मेरे को 12th में दोबारा मिलेगा, दोबारा बात होगी। 12th के पहले ही चैप्टर में एनसीईआरटी में सॉल्युबिलिटी टॉपिक नाम से एक टॉपिक आएगा, उसमें NaCl लिया आपने सॉलिड, उस NaCl को आपने, मुझे नहीं पता क्या किया, आपने जलाया, आपने हीट किया, आपने पानी में डाला, मैं अभी बात नहीं कर रही, करूंगी। अगर मेरे को NaCl को उसके आयंस में कन्वर्ट करना है, Na+ और Cl-, तो वो क्या कहलाएगी, एंथैल्पी इन्वॉल्व, लैटिस एंथैल्पी। अब मैंने आयंस में तो कन्वर्ट, देखना गैशियस है बच्चों, एक्वस नहीं लगा, इसलिए मैंने कहा मैं अभी कुछ नहीं बोल रही, मैंने पानी में डाला क्या किया, बट दोनों ब्रेक होंगे, उसके लिए कुछ खर्चा लगेगा, तो ये खर्चा लगा। लैटिस एंथैल्पी इन पॉजिटिव, कैन आई से नाउ, क्योंकि अब मैं तोड़ रही हूं, तो लैटिस एंथैल्पी पॉजिटिव। उसके बाद इन दोनों को रियलाइज हुआ हम तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, चार्ज है, वापस लौटो, तुरंत इसको सामने कौन मिलता है, और वाटर कहता है बस तुम टूटो, आई विल टेक केयर। वाटर आ गया इसकी केयर करने, और क्या कर दिया वाटर ने, हाइड्रेशन। यानी किसी भी चीज को मेरे को डिसॉल्व करना है, मैं वाटर की बात कर रही हूं क्योंकि वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो मेरे को 2 खर्चे करने हैं। फर्स्ट खर्चा मेरा क्या होगा, लैटिस एंथैल्पी देनी पड़ेगी। दूसरा खर्चा मेरा क्या होगा, उसकी लैटिस को तोड़ने के बाद Na+, Cl- या पोटेशियम क्लोराइड या पोटेशियम नाइट्रेट या सोडियम सल्फेट, कोई मर्जी आप ले आओ आयोनिक सब्सटेंस, जो आयंस बने। मेरा अगला काम क्या है भाई, इन आयंस को रोको। इन आयंस को रोकने के लिए मेरे पास एक ही सॉल्वेंट है, हाईली पोलर सॉल्वेंट, दैट इज वाटर। तो अगर अब आपको आज के टेस्ट में, चैप्टर टेस्ट में, असर्शन रीजन में या डीपीपी में कहीं भी मिल सकता है क्वेश्चन, किसी भी सॉल्ट को डिसॉल्व करने में कौन कौन सी एंथैल्पीज इन्वॉल्व होंगी। 1 इज लैटिस एंथैल्पी कंज्यूम्ड, कंज्यूम्ड मैं बोल रही हूं कि हमें याद रहे। सेकंड इज हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज्ड। नेचर में कोई भी चीज कब होती है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही मारा गया। आज लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ की बात होगी, लेकिन आप लोगों को तो मैं पहले चैप्टर से बता के चल रही हूं, इस चैप्टर का वेट नहीं किया मैंने। नेचर में कोई भी चीज क्यों हो रही है, क्योंकि एनर्जी घट रही है। पत्थर ऊपर से नीचे क्यों गिर रहा है, क्योंकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। एनर्जी घटना इज फेवरेबल, अब तक फेवरेबल वर्ड बोलती आई हूं मैं अगर आप बच्चों से पूछूं आपकी गट फीलिंग क्या कहती है, नीचे जो भी लिखा है अभी आपको कुछ समझ नहीं आएगा, वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है, आप अपने हिसाब से बताइए कोई भी सॉल्ट कब हैप्पीली डिसॉल्व होगा। एनी कमेंट अबाउट दीज टू। कंज्यूम्ड एनर्जी शुड बी लेस देन रिलीज्ड एनर्जी। अगर मैं कहती हूं मेरे को एक बिजनेस करना है भाई, उसमें खर्चा तो है 1 लाख का और कमाई है 50,000 की, कहोगे करो? नहीं, फेवरेबल ही नहीं है।
राइट लेकिन अगर खर्चा 1 लाख का है और कमाई 2 लाख है तो यस इट इज फेवरेबल, सेम बात हो गई। नेचर कहता है तुम खर्चा तो मेरे से 1 लाख का करवा रहे हो और रिलीज तुम 2 लाख तक नहीं करवा पा रहे या 50,000 रिलीज हो रही है, वेयर विल दिस हैपन? ये तो होगा ही नहीं, ये फेवरेबल तो नहीं है। हाँ ठीक है, ड्रास्टिक कंडीशन लगा के जोड़ लगा के कब तक कर लोगे डिसॉल्व? वो तो फिर ड्रास्टिक कंडीशन में तो दिन का रात कर लो, रात का दिन कर लो, बट नेचर तो नहीं बदलता, 12 घंटे तो दिन रहना ही रहना है। सो दिस इज हाउ वी से solubility controlled by 2 what enthalpies, one is lattice, other is hydration। अगर कहीं पर हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है सॉल्ट इज रेडिली soluble, दोनों लगभग बराबर से हैं। सॉल्ट इज स्पेरिंगली soluble, नाम मात्र soluble, और कहीं पर अगर सॉल्ट इज रेडिली soluble मतलब हाइड्रेशन इज टू मच हायर देन। ये जो 5 चैप्टर बोले हैं, 5 चैप्टर में क्वेश्चन की कैटेगरी भी बता देती हूं। कौन सा सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, रेडॉक्स में आएगा अभी, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। कौन सा सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्यों फ्लोरीन जल्दी रिएक्ट करता है क्लोरीन के कंपैरिजन में, ऐसे इतने सारे क्वेश्चंस आएंगे जिनके अंदर एक ही लाइन बोलूंगी, इसका डिसाइडर है हाइड्रेशन एंथैल्पी। क्यों? अगर ये कंज्यूम हुआ 1000, ये आपको रेंज भी बता देती हूं। If lattice enthalpy is in thousands, 2000, 3000, hydration enthalpy is 50,000, रेंज ये होगी। इतना फर्क पड़ता है। और कई जगह देखोगे यहां तो 100 किलो जूल है, यहां 25,000 किलो जूल है, तो 100 किलो जूल क्या औकात रखता है 25,000 किलो जूल के आगे? कुछ भी नहीं। तो ये तो मोस्ट फेवरेबल हुआ। तो जो सॉल्ट बहुत आसानी से ठंडे पानी में भी डिसॉल्व हो रहे हैं ना, मतलब क्या है भाई, ये बहुत तगड़ा है, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है उसके आगे। 25,000 रुपए के आगे 100 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है, नेग्लिजिबल सा मान लेते हैं। सो आज के बाद जब भी जिस भी चैप्टर में कहीं भी सॉल्युबिलिटी टकराए, प्लीज इस स्लाइड को सोचिएगा, राइट? जो दोनों 12th के बच्चे बैठे हैं वो तो रियलाइज भी कर रहे होंगे कहां कहां टकराई होगी। एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन का मतलब, तीनों एंथैल्पीज को रिलेट करते हैं, इसको क्लोज करके क्वेश्चंस पे जाते हैं। एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन का मतलब क्या है? पहले लैटिस का खर्चा करो, फिर देखो हाइड्रेशन का भी खर्चा करना पड़ रहा है या रिलीज हो रहा है, डिपेंड करेगा, राइट? तो अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है लैटिस से, ओनली सॉल्युबिलिटी कंडीशन, तभी कोई सॉल्ट सॉल्युबल होगा। दिस इज कंडीशन फॉर सॉल्युबिलिटी, अदरवाइज सॉल्युबल नहीं होगा। आप अभी जेईई एडवांस के पास्ट ईयर खोलोगे ना, तो 7-8 साल पहले तो एक ट्रेंड बन चुका था, पहला क्वेश्चन ही इनऑर्गेनिक से सॉल्युबिलिटी पे आता था, फलाना सल्फेट इज नॉट सॉल्युबल, और उसके बाद वो जेईई मेंस में टिक के आने लग गया। इनमें से ये सॉल्ट बेरियम सल्फेट क्यों सॉल्युबल नहीं है जबकि ये सॉल्युबल है? एसर्शन और रीजन यही रिलेशन। अगर कोई सॉल्ट सॉल्युबल नहीं मिलता और आपके पास कोई और रीजन नहीं बन रहा, लाइक डिसॉल्व लाइक जैसा, तो क्या रीजन बनता है अक्सर? पक्का इसकी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है हाइड्रेशन से, या इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी कम है लैटिस से। नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे क्वेश्चन में आ रही है, क्या मेरे को ये पता लग गया कि लैटिस एंथैल्पी ऑलवेज पॉजिटिव? तोड़ने में तो एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या मेरे को ये पता चल गया हाइड्रेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज नेगेटिव? अब पॉजिटिव वाली 100 है और रिलीज होने वाली 500 है, आंसर किस में आएगा? नेट एल्जेब्रिक सम नेगेटिव, तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन रिलीज हुई। लेकिन अगर लैटिस एंथैल्पी 100 है और हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है वो मेरे पास -50 है, तो आंसर किस में आएगा? पॉजिटिव। तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन के साइन की क्यों टेंशन लेते जब दोनों के साइन पता है? एल्जेब्रिक सम बच्चा कर लेगा। इसी पे ही है सारी डीपीपी। टॉपिक क्या चल रहा है पिछली क्लास से, ये नोट मत करना प्लीज। हाउ टू कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बाय एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। रिमेंबर लास्ट क्लास, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स, ये थी मेरी डीपीपी 4। हेस लॉ अब शुरू कर रही हूं, ये है डीपीपी 5 एक पेज की, और उसी के बाद शुरू कर रही हूं बॉन्ड एनर्जी, ये है डीपीपी 6 का पहला पेज। और डीपीपी 6 के अगले पेज में मिसलेनियस सारे कॉन्सेप्ट को मिक्स करके क्वेश्चन डाल रखे। अब मैं आपसे एक चीज हेस लॉ डिस्कस करना चाह रही हूं, जिसको टोटल अमाउंट ऑफ हीट और एंथैल्पी कुछ भी कह सकते हो आप लोग, टोटल अमाउंट ऑफ हीट इन्वॉल्व्ड इन अ रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन वन स्टेप। कोई रिएक्शन जो एक स्टेप में हो रहा है, एक्स से वाई स्टेट पे पहुंच रहा है,
उस रिएक्शन में कितनी हीट इन्वॉल्व है वो बिल्कुल सेम होगी अगर सेम रिएक्शन n नंबर ऑफ स्टेप्स में हो रहा हो, क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है। आपने x से y पे पहुंचना है, x से y आप डायरेक्ट पहुंच रहे हो या वाया सम अदर स्टेप पहुंच रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एंथैल्पी इज नॉट अ पाथ फंक्शन, इट इज अ स्टेट फंक्शन। ये हम पहले पढ़ चुके, बट हेस लॉ ने आके क्या काम किया, क्यों दे दिया दोबारा, लिसन केयरफुली। हेस लॉ का कहना है अगर कार्बन प्लस ऑक्सीजन को आप कंप्लीटली कंबस्ट करते हो तो क्या बन जाता है, CO2। इस रिएक्शन की एंथैल्पी की वैल्यू क्या है, डेल्टा H1। अब आपको क्वेश्चन XYZ की टर्म्स में ज्यादा दूंगी मैं, क्योंकि क्लास को कैलकुलेशन में ट्रैप नहीं करना चाह रही, मैं क्लास को कॉन्सेप्ट में लाना चाह रही हूं। तो अगर मेरे पास कार्बन प्लस ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो उसकी एंथैल्पी क्या हुई, डेल्टा H1 किलोजूल पर मोल। लेकिन यही कार्बन, यही कोक मैं 2 स्टेप्स में बर्न करती हूँ, कंबस्ट करती हूँ। पहले मैं हाफ O2 दूं, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, उससे क्या बनाऊं, कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर मैं और रिक्वायर्ड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन दूं, उससे क्या बनाऊं, कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों चाहे यहां से यहां आए, चाहे यहां से यहां आए, स्टेट मैच करी, इनिशियल और फाइनल, पाथ कोई मर्जी लिया हो, तो वही थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट को थर्मोकेमिस्ट्री में लाने का काम हेस ने किया बस। तो अब इसमें क्या है, आपकी इस वाले स्टेप की एंथैल्पी चेंज क्या होगी, डेल्टा H2, इस वाले स्टेप की क्या होगी, डेल्टा H3। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से दिस शुड बी इक्वल टू दीज टू। अगर एंथैल्पी कोई पूछ ले, हम क्यों माने एंथैल्पी स्टेट फंक्शन है, नहीं जी पाथ फंक्शन है, तो ये एग्जांपल टिकाओ। अगर एंथैल्पी पाथ फंक्शन होता तो इस पाथ से कुछ और एंथैल्पी, ये तो रिलीज ही होनी है, कंबशन है, रिलीज हो रही होती सपोज -100, और इस पाथ से कितनी रिलीज हो रही होती, सपोज 120। दोनों में अगर 20 किलो जूल का फर्क है तो मैं एनर्जी ड्रॉ करने के लिए ये रिएक्शन इस्तेमाल ना करके ये कर रही होती, ऐसा है नहीं जबकि। और मैं क्या करती, ये वाला किया स्टेप तो कितनी निकल रही है एनर्जी, 100 किलो जूल। मैं इसका रिवर्स करूंगी तो कितनी निकलेगी या कितनी कंज्यूम होगी, +100। ये सुना हुआ है ना आपने लास्ट क्लासेस में। तो मैंने क्या करना है, इस प्रोसेस से बनाऊंगी कार्बन डाइऑक्साइड। कितना फायदा होगा मेरे को, -120। मेरे को तो रिलीज एनर्जी मिल गई, मैंने तो अपना कंज्यूम कर लेना है, और इसको वापस वहां पहुंचा के कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी, 100 किलो जूल पर साइकिल में। कितनी एनर्जी बना लूंगी, 20। मेरे को तो बिजली का बिल देने की जरूरत ही नहीं है, मैं एक साइकिल में 20 किलो जूल घर पे ही क्रिएट कर रही हूं, विच कैन नॉट बी पॉसिबल। सो यहां हेस लॉ ये कहता है इन सिंपल टर्म्स, सेम रिएक्शन एक स्टेप में करो, 4 में करो, 3 में करो, टोटल एनर्जी चेंज, टोटल एंथैल्पी चेंज विल बी ऑलवेज सेम। हेस की स्टेटमेंट बिना किसी एग्जाम्पल के मत दीजिएगा। एग्जाम्पल अपनी मर्जी का ABC भी चुन सकते हो, मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड के रास्ते से डाइऑक्साइड बनाना चुन लिया, दैट इज योर चॉइस। तो ये तो हुई हेस लॉ की स्टेटमेंट। इसी पे DPP आपको अगली मिली है 5। तो कुछ क्वेश्चन हेस लॉ के मैं कराती हूं, 1-2 आप करेंगे। तो हेस लॉ की पहली एप्लीकेशन है बॉर्न हार्बर साइकिल, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा। अब मेरे को पहले तो ये साइकिल समझिए, फिर नोट करना आराम से, इसको पहले समझो, ये पूरा क्लास का नेचर डिसाइड कर देगा। बॉर्न हार्बर साइकिल क्या है, मुझे तो अभी नाम से ज्यादा कुछ नहीं पता लग रहा। लेट्स सी, अगर मैं सोडियम सॉलिड उठा के लाई, नेचर में ऐसे ही एग्जिस्ट करता है, राइट, पढ़ चुके हैं। इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 लेंगे कल को जरूरत पड़ी तो। Cl2 ये भी नेचर में जैसे एग्जिस्ट करता है, लिया। सॉलिड सोडियम क्योंकि नेचर में ऐसे मिला, हाफ ऑफ Cl2 गैस को अगर मिलाऊंगी तो NaCl सॉलिड बन रहा है। इसको बच्चों एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कह सकती हूँ लास्ट क्लास, और ऐसा शायद क्वेश्चन भी गया होगा। दिस इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू मेरे पास है, आई एम ऑलरेडी हैविंग इट, आई एम गिविंग यू इन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन इसका क्लास में कराऊंगी, एक DPP में, क्योंकि इतना ईजी है इसकी मैं ज्यादा वैरायटी ला नहीं सकती। अब सोच के देखो ये नेचर में बना कैसे होगा, ऐसे थोड़ी एक सॉलिड एक गैस मिले और NaCl बना लिए, तो ऑन पेपर वाली बात है। पहले सॉलिड किस में कन्वर्ट हुआ होगा, गैस में। सब्लिमेशन खर्चा हुआ, एनर्जी लगी कुछ, लास्ट क्लास, सब्लिमेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। फिर इसका क्या, अभी पहले चलो सोडियम के लेग को करते हैं। पहले तो सोडियम क्या बना होगा, गैशियस, उसके बाद
एक इलेक्ट्रॉन लूज भी तो करना है इसने Na पॉजिटिव कैटायन बनाने के लिए। इसने देखा आसपास Cl है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है बच्चों कौन सी एंथैल्पी होती है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। रिलीज्ड और रिक्वायर्ड की गल? रिक्वायर्ड। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दोनों स्टेप एंडोथर्मिक है। देखिएगा खर्चा हो रहा है, थोड़ा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, बात अलग है, बट खर्चा हो रहा है मेरा। दिस इज एंडोथर्मिक। क्या बन गया? आप देखते थे ना, गैशियस आइसोलेटेड एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो गैशियस आइसोलेटेड कैटायन बना। यही थे आयोनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन। चलो जी, Na पॉजिटिव तो इकट्ठा हो गया। Cl2 हाफ पे ध्यान देना, गलती इस हाफ से होगी। लास्ट क्लास के टेस्ट में भी आपने हाफ में ही गलती की है। हाफ ऑफ Cl2, पूरा Cl2 नहीं यूज हो रहा, उसका आधा हिस्सा यूज हो रहा है। क्या मतलब है इस बात का? भाई ये जो Cl2 था Cl, इसका बॉन्ड तोड़ना है आपको। एक आइसोलेटेड गैशियस क्लोरीन एटम चाहिए आपको NaCl में जाने के लिए। इसको तोड़ने में कितना खर्चा हुआ? एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन सपोज 100 किलो जूल लगा। क्या दोनों Cl इसमें यूज होंगे? एक ही यूज होगा ना, दूसरा किसी और NaCl में यूज होगा। तो पर हेड खर्चा कितना आया? ऐसे ही स्प्लिट करते हैं ना, 50 हो गया। यहां पर अगर 100 का खर्चा हो रहा था तो इस साइकिल के हिस्से 50 आया। एक और बॉर्न हार्बर साइकिल चल रही होगी, उसके हिस्से बकाया 50 आएगा। 2 क्लोरीन बनने में 100 का खर्चा हुआ। एक क्लोरीन इधर गया, एक क्लोरीन इधर हुआ। इक्वल खर्चा हमने स्प्लिट किया, 50 तेरे जिम्मे, 50 तेरे जिम्मे। तो यहां पर डिसोसिएशन एंथैल्पी को मैंने किससे डिवाइड करना है? 2। आप यही गलती करोगे, बस ये करना भूल जाओगे, दैट्स इट। इसमें कुछ गलती नहीं करा सकती। इसके बाद क्लोरीन गैशियस बना, वो एनायन बनने के लिए इससे एक इलेक्ट्रॉन लेगा। वो एनर्जी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दैट इज डेल्टा H। रिलीज्ड की रिक्वायर्ड? रिलीज्ड। ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये मैं हेल्प नहीं करूंगी क्वेश्चंस में। अब देखो ये दो चीजें बन गई। ये दो चीजें बनते ही जब ये दोनों कंबाइन करते हैं, आज की क्लास, दिस इज लैटिस एंथैल्पी। एक चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी और आज भी बता रही हूं, एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ है ये। हेस लॉ क्यों पढ़ा दिया मेरे को? कुछ ऐसे रिएक्शंस की एंथैल्पी आप लैब में जाके नहीं निकाल सकते। जैसे कि लैटिस, कैसे निकालोगे लैटिस एंथैल्पी? कहां से लाओगे? Na पॉजिटिव एक कंटेनर में, Cl नेगेटिव एक कंटेनर में। लो जी, हमने इसकी इनिशियल एनर्जी निकाल ली, अब जोड़ देते हैं, फाइनल एनर्जी निकाल लेते हैं। जो डिफरेंस होगा वो लैटिस एंथैल्पी होगा। डेल्टा नहीं लगा रखा मैंने, इसलिए ये मैं लैब में निकाल ही नहीं सकती। कहां से लाऊं Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव? है कोई तरीका? एक सेकेंड भी नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते, बनते ही सॉलिड। तो हाउ कैन आई फाइंड लैटिस एंथैल्पी? हेस लॉ की वजह से मुझे एक बात पता चल गई, कोई चेंज एक स्टेप में हो रहा है, कोई चेंज 5 स्टेप में हो रहा है। दोनों का टोटल एंथैल्पी चेंज क्या होगा? इक्वल, सेम। ओके, तो इसका मतलब बच्चों, अगर मेरे को ये गिवन हो, बाकी सारी एंथैल्पीज गिवन हो, तो मैं ये निकाल सकती हूँ। कैसे? एक बार और देखना मेरे साथ, ठीक है? कैसे निकाल सकती हूँ, मेरे लिए बड़ा फायदा हो जाएगा। आपको ये आ गया तो आई विल बी फ्री। एक रास्ता था, ये बन रहा है, दिस इज गिवन टू मी, दिस इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल दिस। लेट्स सी हाउ। Na सॉलिड से बनने से पहले एक ये एंथैल्पी लगी, एक ये एंथैल्पी लगी या रिलीज हुई, उसको भी छोड़ देते हैं। एल्जेब्रिक सम में प्लस और माइनस आ जाता है। जिन एंथैल्पीज को मैं सर्कल कर रही हूं, उन सभी एंथैल्पीज का सम कर दो। तो ये चेंज है जो एक स्टेप में हो रहा था, ये चेंज कितने स्टेप में हुआ? 1 2 3 4 5। 5 स्टेप में होने पर भी एंथैल्पी तो सेम होगी। यानी इन 5 स्टेप की एंथैल्पीज का एल्जेब्रिक सम कर दो, शुड बी इक्वल टू दिस। बाकी सारी मेरे पास थी, लैटिस नहीं थी, लैटिस निकाल के दे दी मैंने, मेरी टेंशन खत्म। मैं कहां से लाती Na प्लस और Cl माइनस? मैं लैब में जो चीजें नहीं कर सकती, मैं इस लॉ की हेल्प से कर सकती हूं। तो विल चूज एंड विल डू द क्वेश्चन, डोंट वरी। तो एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ मैंने एक तरह से तो बता दिया, लेकिन अब इसके 4 या 5 क्वेश्चन। आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इतना सा क्वेश्चन है बस, कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। तो इसमें सबसे पहले जब ये थर्मोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन में अपना एम डिफाइन करना पड़ेगा। मेरे को क्या निकालना है? क्या निकालना है बच्चों? मेरे को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। तो लास्ट क्लास यही सब सिखाती रह गई थी मैं, कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन मतलब कार्बन ग्रेफाइट लोगे, नॉट डायमंड,
प्लस 2H2 गैस लोगे, तो लास्ट क्लास टेस्ट में सब वो गलतियां करा ली जो आज होने का रिस्क है, और उससे क्या बन गया? मीथेन गैस। मेरा एम क्या है? बस इस रिएक्शन की एंथैल्पी दे दो, वही होगी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। गिवन क्या क्या है? इफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, मीथेन तीनों दे रखी, तो अब मेरे को अगला काम क्या करना है? गिवन। क्या क्या गिवन है मेरे साथ क्लास देखें, नोट ना करें अभी, सिर्फ देखिए। एक तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ग्रेफाइट कार्बन, मेरी हेल्प करना, कुछ मिस्टेक हो, इतने तामझाम में हो जाती है मुझसे, तो चेक कर लेना मैंने एंथैल्पी ऑफ कंबशन ठीक लिखा है, ये इसकी वैल्यू मेरे को इतनी गिवन है। दूसरी चीज क्या गिवन थी? एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, वो भी ठीक लिखा है। बैलेंसिंग स्पेशली मेरी चेक करना, मेरे से गलती होती है, पहले ही बता रही हूं, वो भी गिवन थी। तीसरी चीज क्या गिवन थी? मीथेन की कंबशन। मीथेन के कंबशन में चेक माई बैलेंसिंग, और इतनी एंथैल्पी दे रखी है। आपको 3 एंथैल्पीज दी थी, उससे आपको एक एंथैल्पी निकालनी थी। पिछली मेथड क्या पढ़ के आई मैं? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट, वो कुछ नहीं लग रहा है यहां पे, क्योंकि मेरे को या तो तुम इनकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन देते तो मैं लगा लेती। क्या था अगर पिछली क्लास में क्वेश्चन में देती, बच्चों इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ निकालो, ये एक रिएक्शन ही तो है, तो आप मेरे से क्या पूछते? भाई ये तो 0 है, मैं बता ही देती। पूछते क्या? ये भी क्या है? 0 है, तो आप तो कह देते यही है जी। मैं ऐसे तो पूछ ही नहीं रही आपसे, अब मैं क्या कह रही हूं? ये तो दिया ही नहीं ना मैंने, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मैंने दे ही नहीं रखा, आप कहां अटकोगे? तो आप देखोगे गिवन क्या है। गिवन है ये 3 इक्वेशन। क्या ये इक्वेशन मेरे बच्चे बना लेंगे? लास्ट क्लास में सिखाई। अब जैसे मैथ्स में करते हो ना, a + b = 6, 2a + b = इतना, 2 इक्वेशंस को डील करते हो, ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, ये सिंपल डीलिंग आई है, वो ही करना है, क्योंकि एंथैल्पी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो जो ट्रीटमेंट आप इक्वेशन से करोगे वही ट्रीटमेंट उसकी वैल्यू से कर देना। 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देना। हाफ से मल्टीप्लाई करोगे, हाफ से मल्टीप्लाई कर देना। 2 इक्वेशंस को ऐड करोगे, इन दोनों को ऐड कर देना। 2 इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना। अब बिना इन नंबर्स के सिंपल पूछूं अगर मैं अपने बच्चों से, बहुत सिंपल, कोई नंबर नहीं मिल रहे इस बात के, बहुत सिंपल अगर सोचें हम, क्या करूं कि मेरे को एम मिल जाए इन तीनों इक्वेशंस को? तो इस तरह के क्वेश्चन करने का सिंपल एक तरीका है। देखो तुम्हें क्या चाहिए, एलएचएस में ये दोनों चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, एलएचएस में आ जाएंगे दोनों। लेकिन H2 के आगे क्या चाहिए? 2, तो इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो। देखो मैंने इसको अंदर रखा है, राइट? तो जब मैं ये दोनों एलएचएस में चाहिए तो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूंगी, तो मेरा एटलीस्ट ये तो आ जाएगा, बट उस साथ कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी आएंगी। अच्छा, प्रोडक्ट भी पूरे ऐड हो जाएंगे। जब मैंने इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को भी ऐड करना है, बट पहले मैंने क्या किया? इसको इंटू 2 किया। क्यों इंटू 2 किया? मेरे को एम में 2H2 चाहिए, LHS यानी रिएक्टेंट्स की साइड, और यहां सिंगल H2 था, मेरे को उसको 2 करने के लिए वहां 2 करा, बाकी कुछ मत देखो, ऑटोमेटिक रिपेयर हो जाएगा। तो जब मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रही हूं, चेक, इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया तो ये आया C + O2, C + O2, इधर 2 से मल्टीप्लाई किया था इसको, तो 2H2, और ये O2 भी क्या हो गया? O2। प्रोडक्ट की साइड देखते हैं, यहां क्या आएगा? CO2, इसके आगे क्या लगेगा? 2H2O। एंड जस्ट सी, मैंने इन दोनों को प्रॉपर वही डीलिंग दी है जो ऊपर की 2 इक्वेशंस को दी। पहले एनर्जी को 2 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद ऐड किया, इतना तो आ गया मामला। लेकिन एम ये तो नहीं था, एम में मेरे को ये तीनों चीजें काटनी है, सॉरी मीथेन लाना है। मेरे को तीनों नहीं चाहिए और ऊपर से मीथेन लाना है। मेरे को ये तीनों नहीं चाहिए, तीनों या चारों कुछ भी कह लीजिए, 2O2 भी लिख सकते थे। चेक एम क्या है? ओ तो है ही नहीं कहीं, ना कार्बन डाइऑक्साइड है ना वाटर है, तो मेरे को कितना कुछ उड़ाना है इससे? बेसिकली 3 चीजें उड़ानी है। आई डोंट नीड ऑक्सीजन, आई डोंट नीड कार्बन डाइऑक्साइड, आई डोंट नीड वाटर, ये तीनों चीजें उड़ानी है और मीथेन जोड़ना है। तीसरी इक्वेशन जो थी, देखो जरा, ये इक्वेशन इससे
ये रही तीसरी इक्वेशन, मैंने दोबारा लिख दी है नीचे क्योंकि बोर्ड में वो ऊपर जाके छुप ना जाए। तो थर्ड इक्वेशन में इससे दोबारा नीचे रिलेट करती हूँ। तो देखिए मैंने क्यों लिखा, सब्ट्रैक्ट कर दो, सिंपल। इसको एल्जेब्रिक इक्वेशन देखो, जब तुम इस इक्वेशन में से ये तीसरी इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करोगे तो ब्रैकेट के बाहर माइनस लगाओगे सब्ट्रैक्ट करते हुए। तो वो ब्रैकेट लगाने के बजाय मैं हर एक के आगे माइनस लगा दूं, चलेगा बच्चों? अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये कितने O2 थे? 2O2, और ये क्या था? -2O2। कट जाएंगे ये और ये। अच्छा यहां क्या था? CO2। ये 2 होगा बच्चों, देखना मैंने 2 क्यों लिखा है? 2 तो लॉजिक ही नहीं है होने का। और H2O में देखना 2 होगा। यस, बैलेंसिंग दिख रही है प्रॉपर। सो देखिए खुद पता लग गया ना गलती हुई बैलेंसिंग में। तो ये इतना ऑटोमेटिक सिस्टम है कि आप पकड़ लोगे आप कोई गलती कर रहे हो। सो CO2 से -CO2 कट गया, 2H2O से -2H2O कट गया। ये दोनों सब्ट्रैक्ट करने के वक्त ये था -CH4। तो क्या करते हो सिंपल लीनियर इक्वेशन में? माइनस वाले को इधर लाके प्लस कर देते हो, सी द रिजल्ट। यही था एम, चेक करो। यस, मैच कर गया। अब जो इन दोनों का इधर तुमने सम किया था 2 से मल्टीप्लाई करके, उसमें से इसको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। दैट इज योर एम। ये है हेस लॉ। हेस लॉ का मतलब है तुम इक्वेशंस को कैसे भी डील कर सकते हो मैथमेटिकली। बस ध्यान क्या रखना है, एम लाने के लिए जो भी तुमने इक्वेशन के साथ किया है वो डेल्टा एच के साथ भी करोगे। नाउ यू कैन डू और नोट इन योर कॉपी। एक बार समझाना जरूरी था। देखा रो फर्स्ट डीपीपी का क्वेश्चन और मुझे आंसर दो। फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, कैसे करेंगे? आई जस्ट ट्राइड सिंपल सब्ट्रैक्ट। अब इसको कितनी देर लगनी चाहिए करने में? सिर्फ इतनी जिसमें कि तुम एम समझा सको। पिछली क्लास सिर्फ एम पे थी। अगर देखो तो तुम्हें न्यूट्रलाइजेशन लिखना आता हो, तुम्हें फॉर्मेशन लिखना आता हो, तुम्हें कंबशन लिखना आता हो। लास्ट क्लास वाज ओनली ऑन एम। दैट इज व्हाई दिस टीपीपी इज टू शॉर्ट। क्या दूं और? इस पर मैं कितने क्वेश्चन दे सकती हूँ? चार इक्वेशंस बना दूं, वो कॉपी में करनी आसान होगी, बोर्ड पे मुश्किल होगी। चार दिखानी मेरे को। लेकिन इतना तो सिंपल मैथ से समझ आ गया, जो चीज जो नहीं चाहिए उसे काटते जाओ। इक्वेशन को तुम 2 से मल्टीप्लाई करो, हाफ से करो, जो भी करो, डोंट फॉरगेट वही ट्रीटमेंट इसको देना है। ये तो सिंपल सब्ट्रैक्शन से आ गया बच्चों, ठीक है। अब अगर इसमें मैं देखूं ये और ये तो कट गए, सी। अब इसका क्या होगा? +1 में से -½ जाएगा तो यहां क्या बचेगा? +½ O2। और ये जो माइनस कार्बन मोनोऑक्साइड था ये उधर भेज दो। क्या मेरा एम अचीव हुआ? यस। तो इन दोनों को एल्जेब्रिकली सब्ट्रैक्ट करिए, आंसर आपके पास। तो क्या था इसमें? कुछ नहीं। एक और देख लो, चौथा। नहीं, मैं करवाऊंगी चौथा, तुम मत देखो। अब इतना तो पता लग गया होगा, हेस लॉ से करना मतलब लिटिल मेस। कैन आई से दैट? बड़ा सारा लिखना पड़ेगा। थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेटेड आ गया मेरा तो पूरा एक रफ पेज उसी में लग जाएगा और मेरी गलती के चांस। अब मैं वो क्वेश्चन करा रही हूं जहां पे आपको नहीं पता आप हेस लॉ से करोगे, आपको नहीं पता पिछली मेथड से। 3 मेथड है बच्चों इसकी। पहली मेथड क्या है? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, या वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट। दूसरी है हेस लॉ। तीसरी तो अलग ही दुनिया की है, वो तो कहीं मर्ज होगी। क्वेश्चन नंबर 4 अगर पढ़ सके सब्जेक्टिव का, पढ़िए जरा एक बार। क्या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एसिटिक एसिड पूछी है? तो सबसे पहले तो मैंने एम लिख दिया। एम लिखने का फायदा देखो। उसके बाद गिवन क्या क्या है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिवन है क्वेश्चन में। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर गिवन है शायद, पता नहीं, आई थिंक है ना। और क्या गिवन है? एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ एसिटिक एसिड। तो सबसे पहले जब मैं गिवन पे आई तो मैंने लिखा एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ एसिटिक एसिड गिवन है। तो ये रहा एसिटिक एसिड, ये रहा ऑक्सीजन, बैलेंस वैलेंस करके मैंने बना दिया। तो जब मेरा क्वेश्चन शुरू हुआ सबसे पहले मैंने डिजाइन किया एम क्या है, फिर मैंने देखा गिवन क्या है। मेरे पास गिवन है ये, और इस रिएक्शन की एंथैल्पी दे रखी है। यहां तक तो मुझे कुछ नहीं पता लग रहा हेस लॉ लगाऊं क्या लगाऊं। द मोमेंट आई स्टडी नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है? कुछ चीजों की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है। तड़ाक से पकड़ लूंगी मैं। किस किस की फॉर्मेशन दे रखी है? CO2 की, H2O की। इसकी तो मेरे को चाहिए ही नहीं। इसकी तो कितनी होती है? 0। और इसकी मांगी है।
इसको करने के दो तरीके मिलेंगे। इन केस किसी को आदत हो ना गूगल से सोल्यूशन देखने की, या किसी बुक में सोल्यूशन देखने की, या पता नहीं मेरे क्यूआर कोड का आप स्कैन करें उसमें सोल्यूशन क्या दे रखा हो, आई डोंट नो। लेकिन इसके दो तरीके हैं। एक तरीका है ये गिवन लिखा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कार्बन डाइऑक्साइड का दे रखा है ना, C+O2 CO2, ये गिवन लिखा मैंने। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर दे रखा है, ये लिखा मैंने। हो सकता है स्कूल पेपर में, मतलब स्कूल में ये मेथड भी कराया, नथिंग रॉन्ग। मैं इन तीन को लूंगी, कुछ जुगाड़ करूंगी ताकि ये आए, वही जुगाड़ जो पीछे किया, कि मैं इन तीन इक्वेशंस को कैसे हैंडल करूं सो दैट आई कैन गेट माई एम। अगेन अ मेस, तीन इक्वेशन, उससे बेटर ये नहीं है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वाला। यानी क्वेश्चंस में आपके पास अक्सर दो चॉइसेस होंगी, डोंट गो विद हेस लॉ, क्योंकि इट इज गोइंग टू बी लिटिल टाइम कंज्यूमिंग। सीधे क्या करो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इसका दे रखा है, इसका दे रखा है, इसका पूछा है, इसका होता नहीं, और इस पूरे रिएक्शन की एंथैल्पी इज ऑलरेडी गिवन। तो मैं क्या लिखूंगी, -867 किलोजूल पर मोल, अभी इग्नोर कर रही हूं, इज इक्वल टू, प्रोडक्ट का पहले लिख दूं बच्चों, 2 इंटू -393.5 प्लस 2 इंटू -285.9। उसके बाद ये तो थे प्रोडक्ट्स। अब रिएक्टेंट में इसकी तो मांगी है मेरे से, क्वेश्चन ही यही था, तो मैं यहां x लिख देती हूं, इसकी 0 होती है तो x निकाल लेंगे बच्चे, टेकिंग केयर ऑफ प्लस माइनस, बस ये है। दिस DPP 5 इज ऑल अबाउट दिस। फिफ्थ क्वेश्चन में मेरे को सल्फर का एक क्रिस्टलाइन फॉर्म होते हैं, जैसे ग्रेफाइट डायमंड होता है ना, सल्फर के अलग अलग होते हैं। मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था, रोम्बस, मोनोक्लिनिक, सल्फर कई तरह का होता है। यस, सल्फर प्लस O2 गिव्स SO2, कौन से वाला, रोम्बिक। सल्फर प्लस मोनोक्लिनिक वाला प्लस O2 गिव्स SO2, दोनों का डेल्टा H। मैं X और Y कर दूं बेटा, इतना लंबा नाम लिखने से पहले, नंबर लिखने से बेटर। मेरे को कहा गया है मोनोक्लिनिक से रोम्बिक कैसे बनाओगे, तो मेरा एम क्या हुआ बच्चे, मोनोक्लिनिक से रोम्बिक बनाना है मेरे को। लाओ क्या करोगे ऊपर वाली इक्वेशन का, एम क्या है, मेरे को ये चाहिए। तो ऑल ऑफ यू, मेरे को ये वाला, इफ दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, बातें नहीं भाई, मुझे इतना दिख रहा है मोनोक्लिनिक मेरे को LHS में चाहिए और रोम्बिक मेरे को RHS में चाहिए। तो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं बच्चों, मेरे को आंसर नहीं चाहिए ना, अपनी मैथ्स अपने पास रखो यार, थोड़ी केमिस्ट्री चलने दो। तो 2 में से 1 को जब मैं माइनस करूंगी तो मैं वो माइनस साइन, क्योंकि किसी ने पूछा है मुझे कंप्लीट करने दीजिए, इसके आगे लगाऊंगी, क्योंकि 2 में से 1 को माइनस करना है। क्या क्या कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और ये रोम्बिक किधर पहुंच जाएगा, उधर। किस में से किसको माइनस करना होगा बच्चों, y में से x को। प्लीज टेक केयर ऑफ द साइंस, प्लीज टेक केयर ऑफ द साइंस। हो गया फिफ्थ क्वेश्चन, अच्छा डाउट था बट क्वेश्चन तो इजी था। मेरी क्लास अब अगर अच्छी स्पीड से मेरे को दे सकती है तो ये लास्ट क्वेश्चन करा रही हूं हेस का, उसके बाद थोड़े से ओरल क्वेश्चंस पूछूंगी। एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ इथीन एंड इथेन, C2H4 इज इथीन, आई होप सबको पता है ये बात, ये दे रखा है। अच्छा, इथाइलीन से तुम लोग कंफ्यूज हुए, इट शुड बी इथीन। आप ये देखिए, कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन, बाद में जाके पता चलेगा इथीन को इथाइलीन कॉमन नेम में कहते हैं। सिर्फ ये मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है दिस। मैंने पहले 1 और 3 को ऐड किया है, फिर सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 4, 1 एंड 3 को ऐड करके 4 आया, और 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया। आई होप आप लोगों ने भी कुछ ऐसा ही किया हो। बस एक बार 12th भी देखो, ये डाउट सेशन में ना आए, आई वांट एक बार देखो 12th सब्जेक्टिव का 12th, ये स्कूल पेपर से उठाया है मैंने, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, वन ऑफ द। ये क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 12th, बेरियम क्लोराइड का अगर मैं सॉल्यूशन बना रही हूं, मतलब उसकी सॉल्यूशन दे रही हूं, उसको वाटर में डाल रही हूं, तो उसका BaCl2 प्लस .2H2O हाइड्रेटेड सॉल्ट जो बन रहा है उसकी एंथैल्पी निकालिए। यानी मैं कह सकती हूं, मेरे से क्या पूछा है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ BaCl2 पूछा है, पढ़ लो, स्टेटमेंट यही होगी।
लेकिन एंथैल्पी ऑफ BaCl2 का हाइड्रेशन का मतलब क्या है वो लिख दिया मैंने, आज ही पढ़ाया। उसके बाद गिवन क्या है, BaCl2 का कंप्लीट डिसोल्यूशन हुआ -20 इज द एंथैल्पी। BaCl2.2H2 हाइड्रेटेड सॉल्ट का डिसोल्यूशन कंप्लीट हुआ तो +8.8। अब मेरे से क्या पूछी गई ये चीज एम, चाहे तो आप इसमें भी देख के प्लस माइनस कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील, लेकिन मुझे अच्छे ऑब्जेक्टिव के लिए अगर आपको तैयार करना है, आई इंसिस्ट ऑन दिस कि मेरे को ये पता है BaCl2 सॉलिड जब तुम लोग लाओगे पहले तो ये बनेगा, मैं पीछे पढ़ा के आई हूं, वाया दिस होता है, फिर और वाटर जुड़ेगा, प्लेंटी ऑफ वाटर, और पूरा एक्वस हो गया। इसमें मेरे को इस स्टेप की एंथैल्पी पूछिए, हेस लॉ में यही एग्जांपल फिट कर सकती हूं अब तो मैं, कि मेरे को पता है पूरे चेंज में कितनी एनर्जी इन्वॉल्वमेंट थी, -20। इफ इट इज अकरिंग वाया स्टेप्स, ये है स्टेप 1, ये है स्टेप 2, दोनों का एल्जेब्रिक सम शुड बी इक्वल टू दिस। यहां भी हो गया, नहीं मैंने इक्वेशन को प्लस माइनस किया, दो स्टेप्स को तो मैंने ऐसे ही ले लिया। तो अब हेस लॉ को जरूरी नहीं एक के नीचे एक के नीचे एक लिखें, जहां सिंपल दो इक्वेशन की डीलिंग है वहां ऐसे भी कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। तो इसमें अगर कॉन्सेप्ट आता है तो आप कैसे भी आंसर मेरे को निकाल के दे सकते हैं। तो वर्क ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5, मुझे इसमें आंसर चाहिए एंड आई एम वेटिंग हु गिव्स मी रॉन्ग। यहां बोला गया है एक रिएक्शन है HA, एसिड है ये, HCl HBr कुछ भी हो सकता था, HA लिख दिया, उसको बेस से रिएक्ट कराया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है, राइट। और एक ये एनायन खाली घूम रहा है, प्लस Q1 का मतलब क्या है, ये प्रोडक्ट है, दिस इज प्रोडक्ट, राइट। और ऐसे ही इसमें +Q2, इसका क्या मतलब है, ये भी रिलीज हो रही है बच्चों, दोनों Q रिलीज हैं बट आगे माइनस नहीं लगा हुआ। माइनस कब लगाते हैं, जब रिएक्शन की एंथैल्पी अलग से रिपोर्ट करते हैं, उस माइनस का मतलब क्या होता है, एनर्जी इज अ प्रोडक्ट, तो यहां पर ये प्रोडक्ट है। अब मेरे से पूछा क्या था बच्चों, एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HA, मतलब ये, पहले तो बताओ दोनों इक्वेशन को क्या डील किया आपने, सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट करा किसको किस में से, 1 को 2 में से कि 2 को 1 में से, लो जी 2 आ गए आंसर, इसी ऑर्डर में कर दिया सब्ट्रैक्ट, ओके जी चलो मान गई बात, इसी ऑर्डर में सब्ट्रैक्ट कर देती हूं मैं। जब इसी ऑर्डर में मैंने सब्ट्रैक्ट किया, क्या क्या कट जाएगा, ये और ये कट गया बच्चों, चलो बहुत बढ़िया जी, ये और ये कट गया। अब जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर क्या आया होगा, Q1 माइनस Q2, ये आया होगा आंसर, इसी वजह से आपने B दे दिया होगा। लेकिन ये किस में है, प्रोडक्ट्स की साइड में, RHS में है ये, तो अगर आपने इसका ओवरऑल निकाला होगा तो ये आया बच्चों, देख लो एक बार, Q1 माइनस Q2, इतनी एनर्जी क्या हुई, रिलीज हुई। इस क्वेश्चन में मेरे को रिलीज्ड एनर्जी मिल गई इतनी। रिलीज्ड एनर्जी जब आप रिपोर्ट करते हो तो डेल्टा Q कह लो या डेल्टा H कह लो, रिलीज्ड एनर्जी आप रिपोर्ट करोगे। अगर ये वैल्यू मैंने 100 किलो जूल लिखी होती तो आंसर क्या देते, 100 किलो जूल नहीं, -100, क्योंकि प्रोडक्ट है जी, रिलीज हुई है। यहां आपने निकाला एज प्रोडक्ट 100 किलो जूल एनर्जी है, एज प्रोडक्ट जो चीज होती है वो क्या होती है, रिलीज, तो आंसर में मैं क्या दूंगी, -100। तो एज प्रोडक्ट, प्रोडक्ट माने रिलीज्ड, तो ये प्रोडक्ट था तो रिलीज्ड है एनर्जी, तो इसका क्या लिखूंगी, नेगेटिव, अपने आप उल्टा हो गया, Q2 माइनस Q1। आखिरी मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट एंथैल्पी पे आते हैं, बॉन्ड एनर्जी। ये दुनिया जहान से अलग है, ये दूसरी तीसरी कक्षा का है। अभी इससे पहले 7वीं 8वीं में जो आपको लीनियर इक्वेशंस थी वो, अब ये उससे भी नीचे गिर रहे हैं हम, और नीचे पहुंच रहे हैं हम। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालने का एक और मेथड, थर्ड मेथड, दैट इज बॉन्ड एनर्जी। ये पूरा मैं तामझाम लिखवाऊं उससे पहले आपको इसका बेसिक समझाती हूं। कोई भी दो रिएक्टेंट उठाए मैंने, वेरी सिंपल, बैलेंसिंग करने के बाद ही बात करते हैं, ठीक है। तो बैलेंसिंग मेरे से कहीं मिस्टेक हो रही हो तो पकड़ना। मैंने दो रिएक्टेंट उठाए बच्चों, ये लिखना नहीं, आगे सब कुछ यही है। एक लिया मैंने हाइड्रोजन गैस, राइट, और एक मैंने ली O2 गैस, और इन दोनों को रिएक्ट कराया और उससे क्या बना, वाटर। बैलेंसिंग में बस इसके आगे हाफ करना है शायद, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर है ये,
राइट कह सकती हूँ एम अगर मेरे को किसी ने दिया तो इट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, या इस रिएक्शन की एंथैल्पी दी है मतलब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर दी है, उसके लिए तो हम एक्सपर्ट हो गए होपफुली। अब मेरे को इसमें कहा है क्वेश्चन क्या है, दिस रिएक्शन एंड अगर मैं कहूं इसमें इस रिएक्शन में एंथैल्पी चेंज निकालो, मैंने कुछ नहीं गिवन, जो तुम मांगोगे वो दे ही नहीं रखा मैंने, मुझे इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज चाहिए। एंथैल्पी चेंज क्या होता है, कितनी एनर्जी लगी कितनी रिलीज हुई उसका नेट सम ही तो है, इतनी देर से वही तो कर रहे हो। तो मुझे क्या देखना होगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करने में कितना खर्चा हुआ, बॉन्ड टूटने में हमेशा कॉस्ट लगती है, तोड़ना पड़ता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सपोज लगी x, राइट कुछ चेक करना है, आप मेरे को जवाब देते हो कि नहीं। इसको तोड़ने में कितना खर्चा हुआ y, ये लगी, ये कंज्यूम हुई एनर्जी। इस बॉन्ड को बनाने में कितनी रिलीज हुई z, टोटल रिलीज कितनी होगी, दो बॉन्ड बने ना 2z। अब अगर मैं आपको कहूं नेट एल्जेब्रिक सम, नेट एल्जेब्रिक सम क्या होगा, इस तीनों का नेट सम में प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए, प्लस एक्स, चेक इफ समवेयर आई एम रॉन्ग, प्लस वाई, वाई का 2 करना पड़ेगा मेरे को, रिलीज क्या होगा, दिस विल गिव मी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, हाँ या ना, तीनों बॉन्ड्स की वैल्यू दे रखी होगी, पुट कर लोगे, बस ये है बॉन्ड एनर्जी मेथड। टोटल खर्चा बॉन्ड, अभी नहीं हाथ खड़ा हो रहा किसी का भी, 2 मिनट अभी उनका भी क्वेश्चन बचा है, रुको। टोटल खर्चा बॉन्ड तोड़ने में कितना हुआ, टोटल इवोल्यूशन बॉन्ड बनने में एनर्जी का कितना हुआ, इसका नेट सम, नो फाइनल माइनस इनिशियल, नथिंग लाइक स्टेट फंक्शन, इट इज सिंपली मैंने खर्चा कितना किया, इवोल्यूशन कितना हुआ, नेट निकालो। Energy is required if bond is broken, yes. Energy is released when bond is made, yes. तो enthalpy of reaction निकालने का एक और तरीका है मेरे पास, bond energies of reactant minus bond energies of product। पहला इकलौता फॉर्मूला है जहां पर फाइनल माइनस इनिशियल नहीं है, जहां पर क्या है रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें डायरेक्टली एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट है, रिएक्टेंट में एनर्जी कंज्यूम होती है इसीलिए इसके आगे प्लस था, मैंने लिखा नहीं, और प्रोडक्ट में एनर्जी हमेशा इवॉल्व होती है तो इसके आगे मैंने माइनस लिख दिया। दिस शुड बी माय फॉर्मूला ऑफ थर्ड मेथड। एक दो एग्जाम्पल कराने के बाद आई विल आस्क आउट, मेरा फ्लो नहीं ब्रेक करना मुझको। सपोज एक क्वेश्चन दिया जाता है, इस रिएक्शन की एंथैल्पी निकालो, कोई बताएगा रिएक्शन क्या है ये, अक्षय करोगे ट्राई, युवान ये क्या रिएक्शन है, इट इज कंबशन ऑफ इथेन। तो रिएक्शन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ इथेन इज, निकालिए। तो मेरा एम क्या होगा, क्या निकालना होगा मेरे को, ये निकालना होगा। पहले तो मैं प्लान्ड बैलेंस्ड रिएक्शन लिखूंगी और फिर देखूंगी क्या गिवन है। अगर तो इन सब की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखी होगी तो पहली मेथड पकड़ूंगी, वो नहीं दे रखी होगी, 3 और रिएक्शन दे रखे होंगे तो हेस लॉ पकड़ूंगी। लेकिन ये दोनों भी ना देके मुझे बॉन्ड एनर्जी की गिनती दे दी, मुझे हर बॉन्ड को तोड़ने और बनने में जो एनर्जी इन्वॉल्वमेंट है वो पकड़ा दिया। चेक, ये पूरा मेरे साथ कर रहे हैं बिना नोट किए, पहले समझ रहे हैं, क्योंकि ये सबसे आसान अगर कुछ है पूरे चैप्टर में तो ये है, जिसको मैं कहती तीसरी चौथी कक्षा में आपसे कराते तो कर लेते तब भी आप। सीसी बॉन्ड सिंगल को तोड़ने में कितनी ताकत लग रही है, एक्स। सी एच को, ओ को, सी ओ को, ओ एच को, एक्स वाई जेड डेल्टा ओमेगा, ये मैंने सिंबल्स डाल दिए। अब मेरे से पूछा निकालो जी इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज। केमिकल बॉन्डिंग नहीं आता तो मैं गई, सिंपल लुईस डॉट स्ट्रक्चर नहीं आता तो मेरे को बहुत नुकसान है। अब सबसे पहले मैं देखूंगी रिएक्टेंट में कौन कौन सा बॉन्ड और कितना टूट रहा है। हैव अ लुक, इथेन ऐसे ही बनता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। कितने सी एच बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, तो यहां पर 6y लिख दूं, चेक कर लो। सी एच बॉन्ड y, कितने सी एच तोड़ने पड़े, 6। उसके बाद सीसी बॉन्ड कितना तोड़ना पड़ा, 1, तो प्लस x। उसके बाद ओ बॉन्ड कितने तोड़ने पड़े, 7/2 इंटू z। ये तो हुई क्या, बॉन्ड एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट।
माइनस बॉन्ड एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट लिखवाओ। अब प्रोडक्ट में क्या बन रहा है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में सी डबल बॉन्ड ओ कितने हैं? 2। सी डबल बॉन्ड ओ कितने? डेल्टा है ना, तो क्या हो जाएगा प्रोडक्ट्स में? प्रोडक्ट्स में हो जाएगा 2 डेल्टा प्लस 2 CO2 है, 4 होएगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कह रहे हो। एक सी डबल बॉन्ड ओ इज डेल्टा, एक CO2 में 2 डेल्टा, कुल मिला के कितने CO2 बन रहे हैं? 2 CO2। तो यहां क्या आएगा? 4 डेल्टा। वाटर में कितने OH बॉन्ड टूट रहे हैं? 2, कुल मिला के कितने अनस? 6, राइट। वाटर, एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने OH बॉन्ड? 2। OH के लिए मैंने क्या लिखा है? ओमेगा। कुल मिला के कितने वाटर? 3। तो यहां क्या आ जाएगा? 6 ओमेगा। दिस इज माय आंसर। अगर बॉन्ड एनर्जी का डेटा दिया है तो आपको और छोटा प्लस माइनस करना है। कोई हेस्लॉ नहीं, कोई एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस नहीं, कुछ नहीं। तो बॉन्ड एनर्जी की मेथड आखिरी है। क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन से थर्ड, क्वेश्चन थर्ड में कहा है, सभी लोग करेंगे और मेरे से पहले जवाब दे देंगे तो विल बी हैप्पी। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया की फॉर्मेशन N2 प्लस H2 गिव्स NH3। बैलेंस करिए इसको और दीजिए उसके हिसाब से, जैसे मनाए कर लो बैलेंस, जो सही लगता है। नहीं, मेरे को एम सेटिस्फाई करना चाहिए। सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं। एम में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया में यहां 1 रहने देना है, मुझे इसको नहीं बदलना। तो यहां क्या आएगा बच्चों? N2 के आगे हाफ और इसके आगे 3/2, बस वो ध्यान रखना, ठीक है। लाओ अब दो आंसर। सेकेंड, थर्ड, सभी में यही गलती करानी थी मैंने कि आप आगे 2 लिखते हैं कि आगे 1 लिखते हैं। दोनों क्वेश्चन सेम कैटेगरी के। कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। मुझे निकालना ही एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, तो मैं क्या करूंगी? आधी एनर्जी कर दूंगी, इसकी बॉन्ड एनर्जी दे रखी होगी, पुट कर देंगे प्लस माइनस जो भी है। अच्छा, उसके बाद 3/2 एनर्जी किसकी पुट कर दूंगी मैं यहां पर? जो भी HH बॉन्ड की दे रखी होगी उसकी बॉन्ड एनर्जी। आफ्टर दैट माइनस करना है ना मैंने इसमें से। क्या माइनस करना है? 1 अमोनिया नहीं, 3 NH बॉन्ड की दे रखी होगी, 3 into that NH बॉन्ड, वो पुट किया। जो इसका आंसर आया दैट इज माई एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब सेकंड और थर्ड क्वेश्चन इतने कोरिलेटेड है, बिल्कुल एक दूसरे का उल्टा है। शायद सेकंड क्वेश्चन में ये बॉन्ड एनर्जी पूछी है एक की, तो सेकंड और थर्ड क्वेश्चंस आर क्वाइट रिलेटेड। तो करिए सेकंड क्वेश्चन और उसके बाद क्लास ऑफ करते हैं। 3 NH बॉन्ड है ना बेटा इसके अंदर अमोनिया में, और एक NH बॉन्ड की एनर्जी दे रखी है। मैंने वही कहा ना, आप जब तक लुईस डॉट स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे आप गए। ये तीनों क्या हैं? लुईस डॉट स्ट्रक्चर के हिसाब से 3 बॉन्ड। मेरे को एक बॉन्ड की एनर्जी दे रखी थी। इट्स अ गुड डाउट, ये आ सकता है। दैट्स वाई 3 मल्टीप्लाई करना था। यही गलती सेकंड में भी करवा रखी है, थर्ड में भी करवा रखी है। 2 बार तो करवानी पड़ती है, उसके बिना आता नहीं है। सेकंड क्वेश्चन चेक करिएगा, यहां भी मैंने वो 3 वाली गलती तो नहीं करी। आंसर लगभग 378 के आसपास आएगा। 85 क्योंकि आपका 370 आया था और 15 का गैप पड़ेगा। कैलकुलेट करो दोबारा। 385 ही आ रहा है।